नमस्कार। टीएच ग्रीन के राजनीतिक विचारों संबंधी इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि ग्रीन व्यक्ति के जीवन तथा संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार करता है। ग्रीन का यह मानना है कि मानव जीवन का लक्ष्य उच्चतम नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। मानव जीवन का लक्ष्य उस शाश्वत चेतना में भाग लेना है जो इस संसार में अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होती है। उसी शाश्वत चेतना का अंश मनुष्य के हृदय पर विद्यमान रहता है और व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने उसी आत्मानुभूति को वो सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंचाए। व्यक्ति राज्य का निर्माण भी इसीलिए करता है कि उसकी नैतिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा सके। इसलिए ग्रीन के दर्शन में व्यक्ति साध्य है तथा राज्य उसकी पूर्ति का, उसके साध्य की पूर्ति का साधन मात्र है। और यही वो बात है जहाँ से ग्रीन के राज्य के कार्यक्षेत्र संबंधी विचारों का पता लगता है। ग्रीन का यह मानना है कि राज्य का कार्य मनुष्य के शुभ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाना है। ग्रीन का यह मानना है कि मनुष्य अपने नैतिक स्वभाव का विकास करना चाहता है। यदि मनुष्य अपना नैतिक विकास नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। और नैतिक विकास का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह बाहर से नहीं थोपा जा सकता। यानी कि जब तक अपनी नैतिकता के बारे में मनुष्य स्वयं भीतर से अपनी आत्मिक रूप से जागरूक नहीं हो जाएगा, तब तक उसको बाहर से नैतिक जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि मुझसे कहा जाए कि चोरी करना पाप है, या मुझसे कहा जाए कि चोरी करने पर आपको राज्य के द्वारा दंड दिया जाएगा, दंड के भय से मैं चोरी ना करूं, यह बात समझ में आती है। अर्थात दंड के भय से राज्य मुझे चोरी न करने के लिए बाध्य कर सकता है, किंतु मेरे मन में चोरी का विचार ही उत्पन्न न हो, मैं अपने हृदय में चोरी करने का मूलभूत विचार ही यदि समाप्त कर दूं, तभी मेरी सच्ची नैतिक स्वतंत्रता होगी। यदि मैं सांसारिक वासनाओं की गुलामी में हूँ तो राज्य कानून बना करके मुझे उस आत्मिक गुलामी से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए ग्रीन का ये कहना है कि राज्य मनुष्य के अंतःकरण में तो प्रवेश नहीं कर सकता। राज्य मनुष्य की आत्मा को कलुषित होने से नहीं बचा सकता। यह कार्य तो व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ेगा, किंतु राज्य व्यक्ति की इस अर्थ में सहायता कर सकता है कि वह उसके नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करे, वह उसके मार्ग को प्रशस्त कर दे, वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे कि उसमें उसका नैतिक जीवन संभव हो जाए। ग्रीन की
राज्य के कार्यों की यह जो व्याख्या है वह काफ़ी सकारात्मक है। जब ग्रीन ये कहता है कि राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे कि उसका नैतिक जीवन संभव हो जाए। इन परिस्थितियों में राज्य के बहुत सारे कार्यों का समावेश किया जा सकता है, जैसे व्यक्ति के निरक्षरता और अज्ञान उसके नैतिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वह शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, विद्यालय खोले। किंतु विद्यालय खोलने के पश्चात भी यदि स्वार्थी माता पिता बच्चे को विद्यालय भेजने की अपेक्षा कल कारखाने में काम करने के लिए मजबूर करते हैं, तब राज्य का फिर यह दायित्व है कि वह कानून बनाकर बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कर दे। इसी प्रकार से मदिरापान के कारण एक परिवार के बच्चों का भविष्य यदि असुरक्षित हो जाता है किसी परिवार में या राज्य में, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार का नशा और मदिरालय खोलने की जो अनुमति है उसको मदिरापान को कानूनन अपराध घोषित कर दे, मदिरापान के खिलाफ राज्य कानून बनाए। इसी प्रकार से जनता की दरिद्रता का अंत करने के लिए राज्य ऐसे कानून बनाए कि संपत्ति का पुनः वितरण किया जा सके, अर्थात भूमि संबंधी कानूनों का सुधार करे और भूमि का पुनर्वितरण कर दे, जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा को कानून बनाकर समाप्त कर दे। जनता के स्वास्थ्य को नैतिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही आवश्यक चीज़ माना जाता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यक्ति के निवास संबंधी अर्थात अच्छे खुले हवादार में व्यक्ति रहेगा तो उसके नैतिक जीवन की उन्नति होगी। इसलिए उसके रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता राज्य को करनी चाहिए। चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वच्छता की व्यवस्था करे। बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनिवार्य टीकाकरण की व्यवस्था भी राज्य को करना चाहिए। इसी प्रकार से मजदूरों का मालिकों से शोषण न हो उसके लिए काम के घंटे निश्चित करे, निश्चित न्यूनतम मजदूरी को तय करे। राज्य कानून बनाकर ऐसा प्रयास कर सकता है कि बच्चों और महिलाओं को जान को जोखिम डालने वाले कार्यों में लगाने वाले कानून बना करके उनको सुरक्षित करें। इस प्रकार उसके कार्यों की सूची इतनी विस्तृत है कि उसके कार्यक्षेत्र में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनकी की बेंथम आदि उपयोगितावादियों ने चर्चा की थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि यद्यपि ग्रीन की जो शब्दावली है वो नकारात्मक है राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में, किंतु ग्रीन का जो प्रभाव है वो सकारात्मक है। वो राज्य के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने वाला है, एक लोक कल्याणकारी राज्य को स्वीकृत करने वाला है। इस प्रकार से ग्रीन का यह नकारात्मक कथन कि राज्य का कार्य शुभ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, राज्य को इतने अधिक सकारात्मक कार्य दे सकता है जिनकी सूची बनाना भी संभव नहीं है। नई नई परिस्थितियों में राज्य को नए नए प्रकार के कानून बना करके व्यक्ति के नैतिक जीवन को संभव बनाना चाहिए। राज्य के बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर ग्रीन विचार करता है, वो है राज्य तथा
अन्य समुदायों का आपसी संबंध। एक राज्य में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे समुदाय होते हैं। एक व्यक्ति अपने नैतिक जीवन को संभव बनाने के लिए अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की रचना करता है। राज्य में इन संस्थाओं का क्या स्थान है? राज्य के दृष्टिकोण से क्या इन संस्थाओं को राज्य सीमित कर सकता है? इस प्रश्न पर विचार करते हुए ग्रीन का ये कहना है कि वह राज्य के भीतर लघु समुदायों की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य के भीतर के ये जो लघु समुदाय हैं, ये मनुष्य के नैतिक जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और इन राज्य के भीतर के जो संस्थाएं हैं, जो समुदाय हैं, उनका अपना पृथक जीवन है, उनकी अपनी पृथक आंतरिक अधिकार प्रणाली है। ये अलग अलग प्रकार के आंतरिक कानूनों से इनका जीवन चलता है, जिनमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किंतु ग्रीन का ये मानना है कि इन समुदायों का अस्तित्व राज्य के कारण ही है। अर्थात राज्य यद्यपि उनमें आंतरिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु राज्य उनके जीवन को संभव बनाता है। इस प्रकार राज्य इस बात को तो स्वीकार करता है कि राज्य के भीतर बहुत सारे समुदाय होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, किंतु वह बहुलवादियों के समान इस बात को स्वीकार नहीं करता कि इन संस्थाओं का स्वायत्त या राज्य से स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वरन उसका ये मानना है कि समुदायों का जीवन राज्य के कारण ही रक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। इसलिए अन्य समुदायों के संदर्भ में ग्रीन राज्य की सर्वोच्च सत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु राज्य की असीमित सत्ता को स्वीकार नहीं करता। राज्य की अपनी सीमाएं हैं, वह इन समुदायों को केवल बाहरी रूप में निर्देशित कर सकता है, किंतु उनकी आंतरिक जीवन प्रणाली को समाप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से यदि ग्रीन के समग्र राजनीतिक दर्शन के हम मूल्यांकन की बात करें, हमने उसके राजनीतिक दर्शन के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास किया और हमने ये देखा कि मनुष्य के द्वारा जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं, राज्य समेत, उन सभी का अंतिम उद्देश्य उसकी नैतिक स्वतंत्रता या उसके शुभ जीवन को प्राप्त करना है। अब हमें ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन करना है। हमें उसका मूल्यांकन करते समय उन बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना है जो कि उसके दर्शन में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। अर्थात पहला बिंदु यह है कि एक तरफ वह जर्मन आदर्शवाद या हीगल के दर्शन से प्रेरणा ग्रहण करता है। हीगल के दर्शन की जो प्रवृत्ति है वो राज्य को अधिकाधिक अधिकार देने की प्रवृत्ति है। राज्य को सर्वाधिकार हीगल प्रदान करता है और वो ये कहता है कि व्यक्ति का जीवन राज्य के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। ऐसे हीगल के दर्शन से प्रेरणा ग्रहण करने वाला ग्रीन ब्रिटिश उदारवाद से भी प्रेरणा ग्रहण करता है और ब्रिटिश उदारवाद का जो प्रमुख केंद्रीय विषय है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। इस प्रकार एक तरफ राज्य को सारे अधिकार दे देना और दूसरी तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, ये दो ऐसे असंभव कार्य हैं जिनको मिला देने के कारण ग्रीन का जो दर्शन है वो व्यावहारिक की बजाय आदर्श दर्शन बनकर के रह गया है और ग्रीन ने एक असंभव कार्य किया है। दूसरी आलोचना जो की जाती है ग्रीन के दर्शन की वो है राज्य के कार्यक्षेत्र का नकारात्मक रूप।
अर्थात वह नकारात्मक भाषा में राज्य कार्यक्षेत्र की बात करता है, किंतु इस आलोचना में इतना दम नहीं है, क्योंकि यद्यपि उसकी भाषा नकारात्मक है किंतु वह राज्य को सकारात्मक कार्य प्रदान करता है और उसके कार्यों की सूची बहुत बड़ी है। तीसरी जो आलोचना है वो है यथार्थ का आदर्शीकरण और पूंजीवाद को स्वीकार करना। जहाँ उदारवादियों ने या आदर्शवादियों ने पूंजीवाद को, उसके खतरों को समझ करके उसका विरोध किया है, वहीं टी.एच. ग्रीन पूंजी का समर्थन करता है, पूंजीवाद का समर्थन करता है। मार्क्सवादियों का ये कहना है कि पूंजीवाद के कारण ही मज़दूरों के जीवन की दशाएं खराब होती हैं। ग्रीन के द्वारा ये जो पूंजीवाद का जो समर्थन किया गया है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से ग्रीन का जो दर्शन है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इस पुस्तक में वह केवल राजनीतिक दर्शन की बात करता है, वह शासन की कला की उपेक्षा करता है। अर्थात सरकार को अपना शासन किस प्रकार चलाना चाहिए इसके बारे में ग्रीन अपनी लेखनी नहीं चलाता, इसलिए उसके दर्शन को अधूरा ही माना जाएगा। अब यदि ग्रीन की देन की बात करें तो ग्रीन का दर्शन उस कठिन समय में सामने आया था जबकि उग्र व्यक्तिवाद के कारण बेंथम की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। उग्र व्यक्तिवाद के कारण व्यक्ति का स्थान इतना नीचे गिर गया था, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की इतनी अधिक सुरक्षा की बात की जा रही थी कि राज्य का कार्यक्षेत्र या राज्य की गरिमा को कहीं न कहीं क्षति पहुंच रही थी। 19वीं शताब्दी में जबकि निरंतर पतन होते व्यक्तिवाद को वह एक नैतिक आवरण प्रदान करता है, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि जे.एस. मिल ने कहा कि व्यक्ति के स्व संबंधी और पर संबंधी कार्य होते हैं और स्व संबंधी कार्यों को करने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस प्रकार का जो कृत्रिम विभाजन था और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़रूरत से ज़्यादा जो बल दिया जा रहा था, उसके कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हो रहा था और समाज के रूप में एक इकाई और एक राज्य की एक आदर्श जनसंख्या बनाने में व्यक्तिवाद की जो विचारधारा है वो अपना योग नहीं दे पा रही थी। किंतु ग्रीन ने उस व्यक्तिवाद को नैतिक स्वरूप प्रदान किया तथा हीगल के आदर्शवाद को भी कम उग्र बना करके राज्य के आदर्शवादी स्वरूप को भी स्वीकार करने योग्य बना दिया। ग्रीन ने उपयोगितावाद को नैतिक आधार प्रदान किया और ये कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही अंतिम उद्देश्य है, किंतु इस स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है वो नैतिक उन्नयन होना चाहिए, व्यक्ति की नैतिक ऊंचाई को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टी.एच. ग्रीन का जो दर्शन है वो एक बहुत ही अनुकूल समय में, जबकि आदर्शवाद और व्यक्तिवाद ये जो दो विरोधी ध्रुव माने जाते थे जिन्हें कभी मिलाया ही नहीं जा सकता, उस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया टी.एच. ग्रीन ने अपने दर्शन के माध्यम से। और इसके साथ ही हमारा यह जो कई वीडियो हैं ये समाप्त होते हैं और अगले वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के दर्शन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।